Students, how are you? I think you all are fine. Uh, Yesterday we have discussed the ecosystem and the component of the ecosystem, but we have only discussed the biotic type of ecosystem component, that is in which we have discussed the producers, consumers, parasites and decomposers. And now we are going to understand the next topic, that is abiotic components of ecosystem. Abiotic component, that means the factors which are non-living and they affect the organism, so they are called abiotic components. दीज इंक्लूड द फिजिकल एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट हमारे सामने है बट नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वे हमारे लिए अबायोटिक कंपोनेंट है. In abiotic component there are three types of, we can categorize the abiotic component into three categories. First is adaphic factors which are related to soil, inorganic substances like carbon dioxide, many gases and minerals, and the climatic factors in which sunlight, temperature, pressures are included. Adaphic factor, the factor which are related to soil. This type of factor, it is very essential for the human being directly or indirectly. In ecosystem, the main producer are the green plant, and the green plant takes their raw material from the soil, and all water and all minerals they take from the soil. So the adaphic factor influence the plant life basically, and due to the effect of plant life, they indirectly affect the whole ecosystem which are depend on the producers. So एडाफिक फैक्टर कंक्लूड दैट सॉइल टेक्सचर, सॉइल का क्या टेक्सचर है, जिसमें पीएच आता है, सॉइल की जो है टाइप्स आती है, पार्टिकल्स का साइज़ आता है, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी हमने 7th क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने सॉइल के अलग अलग तरह की लेयर्स के बारे में पढ़ा था. सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट कितना है, ज़्यादा है, कम है, या उसको होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, ये सब चीज़ें हम एडाफिक फैक्टर में पढ़ते हैं. और एयर कंटेंट कितना है, कितना नहीं. कहने का मतलब क्या है, इसमें सॉइल और सॉइल से रिलेटेड जितनी भी क्वालिटी है हम इस एडाफिक फैक्टर में स्टडी करते हैं. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, यानी कि जो असेंशियल गैसेस हैं, असेंशियल मिनरल्स हैं, विच आर फेवरेबल फॉर द लाइफ सिस्टम. ये खाली प्लांट की बात नहीं हो रही है, कोई भी हो, उसमें प्लांट हो, एनिमल हो, या और भी कोई हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी लाइफ है, लाइफ जिस पे डिपेंड है या जिसके लिए उस जो मिनरल्स ज़रूरी हैं, वो सब आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, वाटर, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा. These are embedded in the cyclic of material in the ecosystem. ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कभी भी ये सॉइल के अंदर ख़त्म नहीं होते हैं, और ये लगातार जो है जिसमें ऑर्गेनिज्म इसको इकोसिस्टम से लेता रहता है. लेकिन फिर ये ख़त्म क्यों नहीं होते, क्योंकि क्या होता है, डिकम्पोज़र के थ्रू क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो करके ये जितने भी मिनरल्स हैं, जैसे कि हमारी बॉडी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों से बनी हुई है. लेकिन आफ्टर डेथ क्या होगा, जो डिकम्पोज़र्स हैं बॉडी को बिल्कुल डिकम्पोज कर देंगे, और वो जितने मिनरल्स हैं वो एज इट इज़ जा कर के सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे, और प्लांट उनको दोबारा ले लेगा, और दोबारा फिर प्लांट से, ये साइकिल जो है हमेशा चलती रहती है. तो जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो साइक्लिक मैनर में नेचर में घूमते हैं, इकोसिस्टम में घूमते हैं. क्लाइमेटिक फैक्टर में आता है सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. सनलाइट आपको पता है कि एक जो मेजर सोर्स है अर्थ पे, केवल सिंगल सोर्स है अर्थ पे एनर्जी का, चाहे किसी भी फॉर्म में एनर्जी आप मान रहे हो, यहाँ तक कि टाइडल एनर्जी हो, या विंड एनर्जी हो, हाइड्रल एनर्जी हो, कोई भी टाइप की एनर्जी हो, या केमिकल हो, हीट हो, हर तरह की एनर्जी का सोर्स अर्थ पे क्या है, सन है. और बेसिकली यहाँ हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इकोसिस्टम में एनर्जी जो फ्लो होगा वो फूड की फॉर्म में
फ्लो होगा, क्योंकि जितने भी आपस में जुड़े हुए हैं ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से, वो फूड के चैन के थ्रू जुड़े हुए हैं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड के वजह से जुड़ा हुआ है। तो इसमें सनलाइट है, तो बेसिकली सनलाइट फोटोसिंथेसिस बिना सनलाइट के नहीं होता। तो फोटोसिंथेसिस है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, तो ये जितने भी फैक्टर हैं वो जो है ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट डालते हैं। और इकोसिस्टम क्या है या इकोलॉजी क्या है, ये जितना हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये एक साइंस की ब्रांच है, इकोलॉजी उसके अंदर आता है। और इकोलॉजी का मतलब होता है इकोसिस्टम की स्टडी करना, या हम कई बार इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनिज्म। उनके ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, अच्छा है, बुरा है, या क्या उनके बीच में इंटरेक्शन है, क्या लेना देना है, तो वो सब हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं। और इकोलॉजी की जो सबसे बेसिक यूनिट है दैट इज़ इकोसिस्टम, तो इसीलिए हम लोग इकोसिस्टम को पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, इकोसिस्टम करता क्या है। इकोसिस्टम जो है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम दैट इज इकोसिस्टम इंडिकेट्स अवेलेबल सोलर एनर्जी। इकोसिस्टम को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें क्लियर पता लगता है कि यहाँ पर कितनी सोलर एनर्जी है और कितनी एनर्जी सोलर से ट्रैप हो रही है और कितनी अर्थ पे आ रही है और कितनी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रही है। इकोसिस्टम हमें ये इन्फॉर्मेशन भी देता है कि कितने असेंशियल मिनरल्स हैं और कि कौन कौन से मिनरल्स बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, कौन से ज़रूरी नहीं है, और उनकी साइक्लिंग पीरियड क्या है, कैसे उनकी साइक्लिंग होती है। इकोसिस्टम गिवन ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो बायोटिक है या एबायोटिक है उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, या फिर उनका ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरेक्शन है। और सबसे जो बड़ी बात है, हमें इकोसिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ रहा है या इकोसिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो उसको जब हम जानते हैं तो हम कंजर्वेशन की तरफ चलते हैं, तो हम रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देते हैं, उनके प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान देते हैं, और अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाने के लिए कुछ ना कुछ जो है एफर्ट लगाते हैं। तो इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को स्टडी करने का आपके चैप्टर आपके सिलेबस में डालने का सिर्फ यही एक मेन रीज़न है कि हम लोग जो है इकोसिस्टम से अपने एनवायरनमेंट को समझे। कि ये पूरा चैप्टर ऐसे बेसिकली ये बताने के लिए है कि एनवायरनमेंट में हमारे आसपास ऐसा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बेकार हो, या क्योंकि हमारी जो नेचर है वो बैलेंस इसीलिए है क्योंकि उसमें उस नेचर के अंदर हर चीज़ का अपना एक अलग जो है प्लेस है, अलग एक रोल है। अगर वो रोल जो है ख़त्म होता है, कोई स्पीसीज़ गायब होती है, तो उससे क्या होता है, हमारा बैलेंस ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फूड चेन। कई बार आप लोगों ने ये छोटी क्लासेस में 6th-7th में शायद फूड चेन नाम का टॉपिक पढ़ा होगा। तो फूड चेन वही है, सिस्टम है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि सिस्टम के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। तो यहाँ पर हम इसको फूड चेन क्यों कह रहे हैं, तो फूड वर्ड इसलिए लगा रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म की जो डिपेंडेंस है वो किसका बेसिक है, उनके फूड का। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जब फूड के कारण से, फूड की वजह से एक दूसरे पे डिपेंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड फूड चेन। तो इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन एन इकोसिस्टम वेयर वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर एंड देन कैच बाय अनदर ऑन। इसका मतलब क्या है, एक इकोसिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरी चीज़ पे डिपेंड है, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म पहले वाले पर, और तीसरे वाले पर चौथा डिपेंड है। तो इस तरह से क्या है, और इन सब पे हो सकता है कोई और डिपेंड हो। तो इस तरह से क्या होता है, एक साइकिल है, एक तरह से चेन की तरह से ये सब पूरे इकोसिस्टम में चलता है, तो इसको फूड चेन कहते हैं। तो जो फूड चेन होती है हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, हमेशा। क्योंकि पूरी अर्थ पे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोड्यूसर के अलावा कहीं और सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो। तो प्रोड्यूसर ही हैं जो सबसे पहले हैं, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम फूड चेन बनाएंगे तो प्रोड्यूसर को पहले रखेंगे। तो प्रोड्यूसर आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड हम एक इसमें चेन बनाते हैं, तो प्रोड्यूसर को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर,
प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी को टर्शरी, और जब ये चारों ही ख़त्म हो जाते हैं तो उनको डिकम्पोज़र ख़त्म कर देते हैं। तो जो प्रोड्यूसर हैं, आपको ये आप लोग जानते ही हैं कि जो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं ग्रास का। तो जैसे समझना है कि ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है, तो ये प्राइमरी, क्योंकि जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, सबसे जो पहले होते हैं वो जो प्लांट पे और प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड है, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। और जो प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड होते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हम फ्रॉग ले रहे हैं। और टर्शरी कंज्यूमर उसको कहते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड होते हैं, जैसे स्नेक फ्रॉग को खाता है। और यहाँ पर हम एक टॉप कंज्यूमर भी ले सकते हैं, जैसे ईगल है, तो ईगल को और कोई नहीं खाता, वो स्नेक को खाती है। तो इस तरह से चैन बड़ी लंबी या फिर दो लेवल की या 3 लेवल की भी हो सकती है। तो इन सभी की आफ्टर डेथ क्या होने वाला है, डिकम्पोजिशन होने वाला है। तो डिकम्पोजर जो है वो अलग लेवल, ये फूड चैन का ही हिस्सा है। तो ग्रास जो है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये आप देख रहे हो फूड चेन में क्या होता है। ये एक मैंने आपको ग्रास लैंड कह लो या फॉरेस्ट का एक तरह का फूड चेन का मैंने आपको दिखाया है। और ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब एनर्जी का फ्लो हमेशा क्या होगा, प्रोड्यूसर से लेकर के डिकम्पोज़र तक ही चलेगा, क्योंकि जो एनर्जी का सोर्स है वो हमेशा प्रोड्यूसर के पास ही है। तो ये हमेशा हमने ध्यान रखना है। फूड चेन को स्टडी करने का क्या फ़ायदा है, क्यों हम लोग फूड चेन को स्टडी कर रहे हैं। फूड चेन की स्टडी करने से हमें ये पता लगता है कि जो इकोसिस्टम है उसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं और उनका आपस में फूड के वजह से क्या रिलेशनशिप है। और फूड चेन जो है वो हमें पता लगता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र किधर से किधर को हो रहा है, कि किस तरह से एक जो भी ट्रॉफिक लेवल है या जो भी, इन सबको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। ट्रॉफिक लेवल 1 प्रोड्यूसर होता है, ट्रॉफिक लेवल 1, और प्राइमरी कंज्यूमर होता है ट्रॉफिक लेवल 2, और सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4 एंड ट्रॉफिक लेवल 5, इस तरह से। तो हमें ये पता लगता है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो है किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। और इसके बाद जो है ट्रॉफिक जो फूड चेन होती है उसमें क्या हम देखते हैं, द फूड चेन गिव अ डायनेमिसिटी टू एन इकोसिस्टम। वैसे तो इकोसिस्टम में कुछ मूव नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि इसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है नेचर के अंदर, वो हम लोगों को ये फूड चेन को समझने से समझ में आता है। द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जैसे अब क्या है कि मूवमेंट कैसे सब्सटेंसेस का, अब मूवमेंट तो हो रहा है, फूड का मूवमेंट हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल से। अगर हमारा फूड ही क्या है, पेस्टिसाइड से कॉन्टामिनेटेड है, वीडीसाइड से कॉन्टामिनेटेड है, तो क्या होगा, वही पेस्टिसाइड, वही वीडीसाइड क्या है, फूड की जरिए क्या होगा, नेचर के अंदर किस तरह से आगे चलता है और कैसे एक्यूमुलेट होकर के बहुत ज़्यादा हजार्डियस हो जाता है। तो ये था हमारा आज का फूड चेन का टॉपिक, और ट्रॉफिक लेवल मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। इसके बाद मैं आपको इसमें एनर्जी का बताऊँगी कि किस तरह से एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है हर एक लेवल पर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।